और आज की खबरों में हम बात करेंगे यूपी पर क्यों भारी है अगले 24 घंटे, क्यों दी गई है 100 किलोमीटर वाले तूफान की चेतावनी, और यूपी के हमीरपुर में कैसे गिर गया निर्माणाधीन पुल, और दिल्ली में एसी ने कैसे फूंक दिया एक और घर। दिल्ली में पानी को लेकर कैसे बढ़ती जा रही है मारामारी। विशा केस में आज कोर्ट में सास गिरिबाला और पति समर्थ की पेशी। उत्तर प्रदेश में कैसे बिजली कटौती को लेकर बढ़ता जा रहा है बवाल। मई के आखिर में वेदर के गदर से उत्तर प्रदेश में तबाही का मंजर है। यूपी के सभी जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। कल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान के चलते भारी तबाही हुई। हमीरपुर में निर्माणाधीन ब्रिज कोलैप्स हो गया। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान ने कहर मचा दिया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान से करीब 20 जिलों में हड़कंप मच गया। कई जगहों से हादसे की खबर भी सामने आई है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई मवेशियों की भी मौत हुई है। आसमानी आफत से हुई तबाही को लेकर सीएम योगी ने जानकारी ली है। कुदरत के कहर से हुई मौत को लेकर शोक संवेदना प्रकट की गई है और नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने सभी सीनियर ऑफिसर्स को ग्राउंड में ही रहने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया करवाने के लिए कहा है। आज सुबह से पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मऊ, कुशीनगर, वाराणसी, गोरखपुर में भी तेज बारिश के साथ साथ ओला वृष्टि है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। कुशीनगर, हमीरपुर, मऊ, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कहीं बारिश हुई तो कहीं तेज आंधी तूफान था तो कहीं ओला वृष्टि हुई। अगले 24 घंटे यूपी में जरा संभल के। ओले, आंधी, वज्रपात, कहां आघात। मौसम की उल्टी चाल, 100 किलोमीटर वाला तूफान। पूरब से पश्चिम तक यूपी में हाई अलर्ट। रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया। हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई। पेड़ उखड़े, गिरी दीवारें, रहना होगा जरा बच के। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। अलग अलग जिलों में रेड अलर्ट है। अगले 24 घंटे के भीतर भारी पड़ सकते हैं इन इलाकों में, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कल भी कई इलाकों में इसी स्पीड से तूफान ने हिट किया। 60 जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई है। बाकी के 15 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। 10 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। 20 जिलों में 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। और यूपी के कुशीनगर में भी भारी बारिश हो रही है। कुशीनगर में मौसम विभाग ने तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश और वज्रपात यानी बिजली करने का अलर्ट जारी किया है। कुशीनगर के डीएम ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी है और बकायदा अलर्ट जारी करके लोगों को अगले 2 दिन तक सावधानी और बचाव के निर्देश दिए हैं। तो कुशीनगर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ने करवट ली है। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। अब कुशीनगर यानी कि गोरखपुर और साथ ही पूर्वांचल का पूरा इलाका इस वक्त आंधी और तूफान की चपेट में है। और तेज बारिश की वजह से और बिजली गिरने की चेतावनी के चलते लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। 2 दिन तक लोग इस एहतियात को बरतें, क्योंकि जिस तरह से आंधी और तूफान हुई है और पिछले दिनों देखा गया था कई जिंदगियां इसकी चपेट में आने से मौत के आगोश में चली गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देर रात आंधी और तूफान के साथ बारिश ने कैसे कहर बरपाया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नोएडा की सबसे पहले आप तस्वीर देखें। कल अचानक से मौसम बदलने लगा, फिर तेज हवाएं चलने लगी और हवाओं के साथ साथ बारिश भी होनी शुरू हो गई। अब ये गाजियाबाद की भी तस्वीर आपके सामने।
12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी आज भी जारी की गई है। 20 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा। बात राजस्थान की, राजस्थान में भी आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने तबाही मचाई। अलवर में तेज अंधड़ के चलते लोग सहम गए। भारी बारिश के साथ ही ओले भी गिरे, जिससे पारा 4 से 8 डिग्री तक लुढ़क गया। और इस वक्त उत्तर भारत में आंधी तूफान और बारिश का कोहराम है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में भी भारी तबाही की खबर है। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों के ऑफिसर्स एक्टिव मोड में आ गए हैं। हम आपको बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। और बिहार में भी मौसम की मार पड़ी है। आज सुबह सुबह पटना, बक्सर समेत बिहार के 20 जिलों में आंधी तूफान की गिरफ्त में आए हैं और भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते दिन में अंधेरा छा गया। काले बादलों की वजह से सुबह गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग ट्रैवल करते दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और हरियाणा में भी मौसम की मार से हाहाकार मचा है। हरियाणा के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। कल यमुनानगर, चरखी दादरी समेत कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी और आज भी मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि तेज बारिश हो सकती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 5 जिलों पे इसका असर हो सकता है, जिसमें यमुनानगर समेत चरखी दादरी शामिल है। यानी कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के साथ जो हरियाणा का सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर तेज बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। साथ ही साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। यही वजह कि हरियाणा में भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बारिश होने की वजह से जो लगातार दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, उससे कुछ राहत तो जरूर मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से कल हवाएं चली, बारिश हुई, उसके बाद से मौसम के अंदर परिवर्तन आया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये और मुश्किल पैदा कर सकते हैं क्या? विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, पहले तो ये बताएं, कल जिस तरीके से आंधी तूफान के साथ बारिश और कई जगहों पर ओले गिरने की खबर सामने आई, क्या इससे लखनऊ वासियों को परेशान होना पड़ा या गर्मी से राहत मिली? देखिए मीनाक्षी, बहुत ही मिक्स रिएक्शंस हैं। वजह बिल्कुल साफ है। पहली चीज़ तो ये है कि भीषण गर्मी कल रात तक पड़ रही थी, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में। उसके बाद जिस तरीके से कल रात में मैसेज आता है, अलर्ट आता है और उसके बाद तेज हवाएं चलती हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और उसके बाद ये हवाएं तूफान में और आंधी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें हादसा होता है हमीरपुर में, जिसमें अब तक 6 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अब तक जो आंकड़ा है इस आंधी तूफान की वजह से मौत का, वो आंकड़ा लगभग 1 दर्जन तक पहुंच चुका है और उसमें कई सारी पशु हानियां भी हुई हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन जिलों के जिलाधिकारियों को, एसएसपीज को ये बोला जाए कि वो फील्ड में रहें, लोगों के साथ संवाद में रहें और जिन लोगों के यहाँ मौत हुई है उनको न सिर्फ तत्काल जो राहत राशि होती है वो प्रोवाइड किया जाए, बल्कि पीड़ित परिवारों से संपर्क भी किया जाए कि उनको किसी भी तरीके की समस्याएं कम से कम इसके बाद अब ना होने पाए। लेकिन मौसम में मीनाक्षी, अगर ये कहा जाए कि राहत मिलनी है तो अगर गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो राहत जरूर मिली है, लेकिन इस आंधी ने, तूफान ने, ओलावृष्टि ने लोगों की जो जनजीवन है उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और लखनऊ समेत कुशीनगर की बात कर लिया जाए, मुजफ्फरनगर की बात कर लिया जाए, बुंदेलखंड की बात कर लिया जाए, तो समूचे उत्तर प्रदेश में इस आंधी का, इस ओलावृष्टि का बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा है। मौसम जरूर बेहतर हुआ है लेकिन लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही है। यही वजह है कि अगले 24 घंटे का भी अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मौसम की मार से बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान के बीच एक निर्माणाधीन पुल अचानक ढह गया। ब्रिज गिरने से मलबे में दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं अभी भी कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। बेतवा नदी पर बन रहे पुल का ये स्लैब गिर गया और देर रात में काम चल रहा था। स्पॉट पर 20 से 25 मजदूरों के मौजूद होने की खबर थी। तभी 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और तूफान ने कहर मचा दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की वजह से
निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा सा स्लैब आकर गिरा। 6 मजदूरों की दबकर उसमें जान चली गई। स्पॉट पर एसडीआरएफ और साथ ही साथ जेसीबी वहां पर मौजूद है, जिससे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वेतपा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा था और हादसे में 6 मजदूरों की मौत हुई है। अब तेज रफ्तार आंधी की वजह से ये स्लैब नीचे गिरा है। आज रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ के स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है, जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। पुल पर 2 शिफ्ट में काम चल रहा था। जिस वक्त आंधी आई, पहली शिफ्ट के लोग पुल के नीचे थे, दूसरी शिफ्ट के 7 मजदूर पुल पर ही काम कर रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इस पुल का निर्माण करवा रहा है। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा 2 लेन का ये ब्रिज मोराकांड से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा है। मार्च 2024 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किए जाने का टारगेट है। रात के 12 बजे बहुत तेज तूफान आया हुआ है। अब हम लोग भी जग गए थे। मेरे गांव से 400 मीटर दूर पर पुल बन रहा था, उसमें रात के भी काम हो रहा था। इस कारण से कुछ लेबर ऊपर भी काम कर रही थी। सेगमेंट टूट के गिरे तूफान के कारण। उससे कोठियां भी टूटी हैं, सेगमेंट सब टूट गए हैं। तो हमारे 2 गनर थे रक्षक जो पुल की रखवाली कर रहे थे, वो दब के मरे हुए हैं। 4 लेबर अनुमानित, 2 लेबर तो समझ में आ रही, 2 दबी हुई है। ठीक। क्या लगता है कैसे हादसा हुआ? ये तूफान से हुआ। परेशानी से कुरारा के लिए बेतवा में ब्रिज बन रहा था पुल। एक कोठी टूटने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है मौके पे, बाकी अन्य लापता है अभी। क्या कारण रहा, कैसे हादसा हुआ? पुल की कोठी टूट गई आंधी तूफान के कारण। तूफान के कारण। तो क्या रात में काम चल रहा था? रात में काम चल रहा था। अभी 4 लोग मौके में ऊपर फंसे हैं, वो खड़े हैं। और इस वक्त यूपी के पूर्वांचल एरिया में भी तेज बारिश हो रही है। मऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह तेज आंधी तूफान का कहर बरपा है। तूफान के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। इससे पहले हमने आपको पूर्वांचल की तस्वीर दिखाई थी कुशीनगर की। अब मऊ भी पूर्वांचल में ही है, तो इस इलाके में तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां के पौष इलाके हौस खास में दर्दनाक हादसा हुआ। एसी में ब्लास्ट होने की वजह से रिटायर्ड आईएएस धनेंद्र कुमार की मौत हो गई। एसी में धमाके के बाद इंडोर यूनिट में आग लग गई और देखते ही देखते पूरे मकान में ये आग फैल गई। पुलिस ने दमकल की टीम के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 80 साल के धनेंद्र कुमार को भागने का मौका ही नहीं मिला। आग की वजह से पूर्व आईएएस की दम घुटने से इलाज के दौरान मौत हो गई। घर में जिस वक्त आग लगी उस वक्त 5 लोग मौजूद थे। इस हादसे में पूर्व आईएएस का बेटा भी आग में झुलसने की वजह से घायल है। फिलहाल पुलिस और क्राइम की टीम मौके पर आगे जांच कर रही है। शुरुआती जांच में तो सामने आया है कि हादसे की वजह एसी के इंडोर यूनिट में हुआ ब्लास्ट है। अब धमाका इतना जोरदार था कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और जिस वक्त यह हादसा हुआ, ब्लास्ट होते ही घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। बाकी लोग किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बुजुर्ग धनेंद्र कुमार धुएं के गुबार में फंस गए। धनेंद्र कुमार 1968 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार में कई बड़े पदों पर काम भी किया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था ये। और ये एसी में लग गई थी शॉर्ट सर्किट, तो उसकी वजह से लग गई थी आग, तो ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया था जी। मैडम को निकाला क्योंकि मैडम जो थी वो पैरालाइज थी, तो मैडम को हमने पहले निकाला और जब फिर उसके बाद सर को निकाले और वो गौरव भैया और हमने सर को बाहर पकड़ के लेके आए। अब ये पहली बार नहीं था कि दिल्ली में एसी ब्लास्ट से किसी की जान गई हो। इससे पहले याद करें 3 मई को दिल्ली के विवेक विहार में एसी फटने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। 4 मंजिला रिहायशी इमारत की दूसरी मंजिल पर लगे एसी में जोरदार धमाका हुआ।
इस ब्लास्ट के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत में सो रहे परिवार के लोगों के जलने और दम घुटने के कारण मौत हुई। इसमें 1.5 साल का एक बच्चा भी शामिल था। खिड़कियों पर लगी हुई ग्रिल और छत का दरवाजा बंद होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए। और हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार, इस वक्त क्या हालात हैं? जो घायल हैं आईएएस अधिकारी यानी पूर्व आईएएस अधिकारी के जो बेटे हैं, और दूसरी बात है क्या इस बारे में जानकारी मिले कि किस तरह से जो एसी का यूनिट अंदर की तरफ है, इंडोर है, उसमें धमाका हो गया? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बेहद दर्दनाक घटना थी जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिनका नाम धनेंद्र है, जो 1968 बैच के अधिकारी थे और हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी सेवाएं दे चुके थे, उनकी मौत हुई है। दरअसल पुलिस का कहना है कि जब एसी के इंडोर यूनिट में पूरा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो है अंदर आग लग गई, धुआं फैल गया, धुएं की वजह से जो है दम घुटने के चलते जो है धनेंद्र कुमार की मौत बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं कोई प्लानिंग वगैरह तो नहीं थी। हालांकि लेकिन शुरुआती जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं इनिशियली स्टेज पर कि इनिशियली इंक्वायरी जो की गई है उसमें बिल्कुल साफ है कि इसमें कोई साजिश वाला एंगल नहीं है। इसमें सिर्फ जो है एसी ब्लास्ट होने के कारण जो है आग लगी, जिसकी वजह से धुआं भर गया घर में और उसकी वजह से मौत हो गई। क्योंकि धनेंद्र कुमार जो है वो 1968 बैच के अधिकारी थे, तकरीबन 22-23 साल से रिटायर हो चुके थे, 22-23 साल पहले। तो ऐसे में बुजुर्ग काफी थे, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनके बेटे को अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया, लेकिन ये बड़ी दर्दनाक घटना है। इससे पहले भी जो है दिल्ली के विवेक विहार इलाके में इसी तरह का एसी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पूरी घर में आग लग गई थी और उसके बाद कई जो फ्लोर की बिल्डिंग थी वो जलकर राख हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्चा भी जो है शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये जो एसी ब्लास्ट की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। प्रिकॉशन तमाम लोगों को लेना चाहिए। कुछ जो एक्सपर्ट्स भी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर 2 से 3 घंटे तक लोग ये जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि जो कंप्रेसर है वो बाहर यूनिट रहता था तो उसमें धमाके होते थे, जिसके बाद आग अंदर तक फैलती थी। लेकिन आप वो जगह दिखा सकते हैं जहां पर ये धमाका हुआ है और किस तरह से इंटरनल यूनिट में अगर धमाका होने के बाद आग लग सकती है, सबके लिए भी एक बड़ी हैरानी की बात है, सोचने वाली बात है। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है और वाकई में आपने ठीक कहा अमित, क्योंकि आमतौर पर जो आउटर यूनिट होती है, जो घर के बाहर एसी का आउटर हिस्सा लगा होता है, उसमें जो है किसी तरह से भी जो है स्पार्किंग या फिर जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन इंडोर यूनिट में जो है उसमें आग लगना, ब्लास्ट होना और उसके बाद पूरे घर में धुआं भर जाना, ये एक अपने आप में एक पहली शायद इस तरह की कोई घटना है। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से भी जो है एसी पर लोड ज्यादा है। आमतौर पर लोग जो हैं, आप भी, हम भी, तमाम लोग जो हैं वो 12-12 घंटे दिन में जो है एसी को चला के रखते हैं, फिर रात में भी वो एसी चलता है। तो ऐसे में है तो अमित एक वो मशीन ही, और मशीन पर जितना आप लोड डालेंगे वो हीट भी होगी। एक तो एसी की अपनी गर्मी होती है, उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 45 से 46 जा रहा है और ऐसे में उसको बाहर से भी जो है गर्मी जो राहत है वो नहीं मिल रही है, बाहर से भी जो है गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये हादसा हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अंदर की यूनिट में जो है किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, जबकि आमतौर पर इस तरह की जो शिकायतें हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आउटर यूनिट में देखने को मिलती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, कुमार सोनू। आइए बात करते हैं दिल्ली के जन संकट की। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। कई इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं आया, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कोंडली और मयूर विहार में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो पानी पहले मिल रहा था वो भी बंद हो गया। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। दिल्ली में पानी की सप्लाई में 20% तक की कमी आई है। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो चुके हैं। वजीरपुर चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग बंद हो चुका है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जल संकट है। कहीं पानी आ भी रहा है तो गंदा है, कई इलाकों में तो पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राही माम कर रहे हैं। दिल्ली के किन इलाकों में सबसे ज्यादा जल संकट है, आपको ये बता दें। मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, नबी करीम, मोतिया खान, मलकागंज, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, राजेंद्र नगर, चावड़ी बाजार, BR कैंप, संजय गांधी कैंप और इंद्रपुरी, ये वो इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत है और उसकी वजह यमुना का सूख जाना है। पूरी नदी में रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप यमुना नदी को देख लीजिए, यहाँ पे कहीं आपको पानी नजर नहीं आएगा
और चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले नजर आ जाएंगे आपको। आसानी से लोग पैदल यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वो वजीराबाद बराज है, उसके बाद थोड़ा सा पानी आपको ये नज़र आएगा। ये एक तरह से पौंड बन गया है, तालाब बन गया है। उधर से जो पानी आता है यमुना नदी के धारा के साथ, ये हिस्सा थोड़ा सा गहरा है और इस गहराई की वजह से नदी का पानी एक तरह से यहाँ पे रुका हुआ है। तो जो वजीराबाद से लेके ओखला के बीच में आपको पानी दिखता है, उसमें अधिकांश हिस्सा जो है दिल्ली के नालों का पानी है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ। ठीक सामने आप देखिए मेट्रो के पुल के साथ में आपको पानी आता हुआ दिख रहा होगा। ये नजफगढ़ ड्रेन का हिस्सा है और नजफगढ़ ड्रेन का पानी सीधे सीधे यमुना में आ रहा है। बेशक उसको ट्रीट करके या अनट्रीटेड जो भी पानी आप कह सकते हैं, वो पानी सीधे यमुना में आ रहा है। तो इसके बाद जो भी आपको पानी नज़र आता है वजीराबाद से लेके ओखला तक, उस पानी में अधिकांश हिस्सा जो है वो सिर्फ नालों का पानी है। जो बड़े बड़े नाले मिलते हैं यमुना में, उन नालों का पानी है और इसीलिए यमुना नदी में बहुत पानी आपको नजर आता है। तो इस तालाब में अगर आप देखें तो हर जगह सिर्फ वही पानी है यमुना का, जो पहले कभी आया हुआ था और एक तरह से स्टोर्ड है और धीरे धीरे सूख रहा है। इससे पहले जो भी पानी है यमुना में, कोशिश ये की जा रही है उसको वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाए, जिससे दिल्ली वालों की प्यास बुझाई जा सकती है। तो कह सकते हैं भीषण गर्मी की वजह से यमुना नदी पूरी तरह से लगभग सूख चुकी है और जो पानी आपको नजर आता है वजीराबाद से लेके और ओखला तक, उसमें अधिकांश पानी जो है वो सिर्फ नालों का पानी है। हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त मयूर विहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पानी का संकट ये भीषण संकट है और खासतौर पर तब जब अपनी गर्मी नौ तपा दिखा रही हो। हालांकि ये मौसम बदला है लेकिन पानी की जरूरत थोड़ी ना बदल जाएगी। अनामिका, प्रॉब्लम क्या आ रही है? पानी के टैंकर्स भी सप्लाई करते हैं और सालों से सप्लाई करते आ रहे हैं, क्या पानी के टैंकर्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक? मीनाक्षी, हम आपको बता दें इस समय हम मयूर विहार फेज 2 में मौजूद है। यहाँ की कई ऐसी सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे पानी केवल 1 से 2 घंटा आ रहा है और वो जो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है। न्यू कुंडली में पानी गंदा आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ प्रदर्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली के कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो सबसे ज्यादा पानी की कमी अभी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में काला पानी आ रहा है, इसलिए लोग खाली बॉटल लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। इस समय न्यू कुंडली के जो विधायक है कुलदीप, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन केवल आज नहीं हो रहा है, कई दिनों से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ पे वो लोग पहुंचे हैं जिनके घर में सच में पानी नहीं आ रहा है। उनका बंद होना चाहिए, उनका भी बंद होना चाहिए। हम तरस रहे हैं एक बूंद के लिए, ऐसे ही वो भी तरसे। हम तो ये बोल रहे हैं, ऐसे बीजेपी आया है सबको बर्बाद कर दिया। आप कहाँ रहती हैं? कल्याणपुरी। आपके घर में कब से? हमारे 1 महीना हो गया, लेकिन 3 दिन से तो ब्लैक बूथ भी पानी नहीं आया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, गिलास भी पानी नहीं आ रहा। 13 ब्लॉक से आ रहे हैं। कोई टैंकर की सप्लाई? कोई टैंकर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। एक बूंद नहीं छोड़ी सप्लाई की, कीड़े हो जाएंगे सिंटेक्स में भी। कहाँ रहते हैं आप? 13 नंबर में है कल्याणपुरी। कल्याणपुरी। हाँ, मेरे 4 साल का बच्चा 4थी मंजिल पे लेटरिन बाथरूम उस पे करे खाट पे, कि बहू उसकी बहू जच्चा घर में। बताओ आप कहाँ के रहने? कल्याणपुरी के जी। पानी 5 दिन हो गए, बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। आपने जल बोर्ड पे संपर्क करने की बहुत करा है, बहुत करा है। कल टैंकर भेजा भी था, वो भी बहुत जल्दी वापस ले गए। आधे घंटे के अंदर अंदर वापस ले गए वो। आधे घंटे में वापस। कितने परिवार हैं जो वहाँ पे अफेक्टेड है? पूरा मोहल्ला परेशान है। कम से कम 20 से 30 मकान है और पूरी गली में ही पानी नहीं है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारी मजबूरी बन गई है जो हम आए हैं। मेरे घर में छोटा सा बेबी हुआ है, सारे काम मैं कर रहा हूँ घर के, तो मुझे समस्या है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि वो
आम नागरिक भी हैं जो इस समय पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इनके घरों में 3 से 4 दिन हो गया, पानी की एक बूंद नहीं आई है। जब टैंकर आता है तो टैंकर आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाता है और सभी को पानी जाहिर सी बात है कि डिमांड जितना है उससे बहुत कम पानी आ रहा है। करीब 400 मिलियन गैलन पानी का बताया जा रहा है कि इस वक्त डेफिसिट है, यानी कि कमी है। अब इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा? लगभग यानी कि 20 से 25% कम पानी और आ रहा है क्योंकि 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। तो अब इससे सरकार कैसे निपटेगी, वाटर मैनेजमेंट कैसे करेगी ताकि आम लोगों को पानी मिल सके? पंजाब की सियासत के लिए आज का बड़ा दिन है क्योंकि 2027 में होने वाले फाइनल से पहले जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया उसके नतीजे आज आने वाले हैं। और नगर निकाय और नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी काफी आगे है। 151 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 39 और अकाली दल 38 सीटों पर आगे है। बीजेपी अभी सिर्फ 4 सीट पर ही आगे चल रही है। आनंदपुर साहिब में आपने 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 8 नगर निगमों में 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 104 स्थानीय निकाय के लिए वोटिंग हुई थी, जिसकी काउंटिंग आज चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, सब कुछ नतीजे ही बताएंगे कि किस पार्टी की हैसियत कितनी है और ताकत कितनी है, लेकिन कहा यही जाता है कि जो सत्ता में होती है नतीजा उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। पुनीत। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सत्ता में होती है, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उसमें नतीजा जो है वो उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल 2027 में और जिस तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार क्योंकि SIR है तो उससे पहले और सेंसस होना है, तो लिहाजा पंजाब में चुनाव पहले हो सकते, इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और अभी तक जो रुझान या यूँ कहें कि जीत के भी सामने आए हैं आंकड़े, तो उसमें 1977 कुल जो है उम्मीदवार जो है वो इस समय चुनाव मैदान में है। 384 के जो रिजल्ट है और रुझान है वो आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी 184 पर, कांग्रेस जो है वो 62 पर, बीजेपी 9 पर और अकाली दल जो है वो 60 पर या तो आगे चल रही है या जीत जो है वो दर्ज कर चुकी है। तो ये जो अभी तक का जो पूरा जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बढ़त बढ़ाए हुए है। और जाहिर तौर पर खास तौर पे बीजेपी के लिए एक चिंता की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि सबसे पीछे जो है वो बीजेपी चल रही है। और जिस तरह से बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि इस बार वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में उसको और सुधार की इसमें गुंजाइश जो है वो दिख रही है। वहीं कांग्रेस और अकाली दल जरूर जो है वो टक्कर देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत 184 जो है बहुत बड़ा नंबर है। और बाकी अगर पार्टियों की बात करें तो बाकी पार्टियां जो है, जैसे कांग्रेस की बात करें तो वो 62 पर है और अकाली दल जो है वो 60 पर है। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत आगे चल रही है, लेकिन मीनाक्षी कई बार ऐसा होता है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, क्या वाकई में वो विधानसभा चुनाव के हकीकत को दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्विशा शर्मा मर्डर केस में आज बड़ा दिन है। आज सीबीआई गिरफ्तार आरोपी गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी और इसके साथ साथ आरोपी समर्थ की भी भोपाल जिला कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल आरोपी समर्थ की 7 दिन की रिमांड पूरी हो रही है और ऐसे में सीबीआई उसे कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई दोनों आरोपियों को रिमांड मिलने पर आरोपी समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई को शक है कि मामले में कई चीजें छिपाई गई हैं। ऐसे में सीबीआई एक चीज अच्छे से चेक कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा होगा। तो आज कोर्ट में पेशी होनी है। 7 दिन की रिमांड पूरी होने पर आज समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह को भी आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। कल करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में जब पेशी होगी उसके बाद समर्थ की भी पेशी होगी और दोनों की कस्टडी लेकर पुलिस आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ करेगी। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाला ये एक ऐसा मामला है। अनुराग, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण इस केस के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश को इस मामले ने झकझोर दिया है। जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, ट्विशा के साथ उस हत्या हुई है या आत्महत्या, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे पीछे जो सीबीआई कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीते 24 घंटों से गिरिबाला सिंह को रखा गया है। कल
लगातार सुबह 10:35 से जो पूछताछ चली, उसके बाद 5:10 पर तकरीबन 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें तमाम उन चीज़ों को लेकर, चाहे वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना हो या जिस तरीके की अग्रिम जमानत मिली थी, उसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त इसी सीबीआई कार्यालय में, जहां इंडिया टीवी इस वक्त मौजूद है, यहां पर समर्थ, उनका जो पुत्र है मुख्य आरोपी, वो भी था। कुछ देर पहले ही यहां से उसे सीबीआई की टीम अभी लेकर गई है कोर्ट, क्योंकि 7 दिन का रिमांड उसका आज पूरा होना था। वहीं दूसरी तरफ चूंकि कल रात देर रात यहां 7 बजे करीबन लेकर पहुंची है गिरीवाला को सीबीआई, मेडिकल बोर्ड से उसकी जांच करा ली गई है। ऐसे में 24 घंटे के अंदर कोर्ट पेश करना होता है। आज कोर्ट पेश करेगी और उसके बाद रिमांड की अगर जरूरत होगी, जो कि होगी माना जा रहा है, उसके बाद रिमांड लेने के बाद यहीं पे जो माता है और पुत्र है, दोनों को यहां ला जाएगा। दरअसल तमाम उन घटनाक्रमों को जोड़ने की कोशिश करेगी सीबीआई, जिसके चलते ये गुत्थी सुलझेगी। 54 मिनट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो 54 मिनट की जांच बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि ट्विशा के घर वालों के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा है, ट्विशा के पिता ने 9:41 पे 12 तारीख की रात को कॉल किया, तब पीछे से समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो ट्विशा के पति हैं। उसके बाद 10:35 पर जब ट्विशा की भाभी ने, राशि ने फोन किया है, तो गिरीबाला सिंह फोन उठाती हैं और कहती हैं शी इज नो मोर। तो 9:41 से 10:35 तक के इन 54 मिनटों में क्या किया है सीबीआई के सामने सबसे बड़ी। जिस 54 मिनट का जिक्र कर रहे हैं अनुराग, उसी पर ही आपने एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाते हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाले ट्विशा संदिग्ध मृत्यु मामले में आखिरकार कल सीबीआई ने गिरीबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कटारा हिल्स स्थित उनके घर में गुरुवार को तकरीबन 10:35 से जो पूछताछ सीबीआई ने शुरू की, 6.5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद शाम 5:10 पे गिरीबाला को औपचारिक रूप में गिरफ्तार किया। और इस वक्त मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं सीबीआई कार्यालय भोपाल की हैं, जहां पर गिरीबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह, जो ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी हैं, दोनों इस वक्त इसी सीबीआई के कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने के बाद दोनों जो मां और बेटे हैं इस वक्त सीबीआई कार्यालय में हैं। यानी पहली बार जो पूछताछ है सीबीआई की, वो अब दोनों को आमने सामने बिठा के की जाएगी और तमाम उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की जानकारी ली जाएगी जो इस तथाकथित हत्या या आत्महत्या मामले में जरूरी है। कल गिरफ्तारी के बाद कैंप ऑफिस मैनेट ले जाया गया था, गिरीबाला को मेडिकल चेकअप हुआ और अब यहां से कुछ देर बाद कोर्ट ले जाया जाएगा गिरीबाला सिंह को। वहीं 7 दिन की जो मध्य प्रदेश पुलिस की रिमांड थी वो पूरी हो चुकी है समर्थ की, ऐसे में उसे भी आज पेश किया जाएगा। और अब पूरा दारोमदार सीबीआई का उन 54 मिनट के ऊपर है, जिन 54 मिनट ने इस हत्या और आत्महत्या की थ्योरी की गुत्थी बनाई है। दरअसल ये 54 मिनट की कहानी शुरू होती है 9:41 पर 12 तारीख को, जब 9:41 पर ट्विशा अपने घर वालों से बात कर रही होती है। तो ट्विशा के पिता के मुताबिक जब उनकी मां की ट्विशा से बातचीत हो रही होती है, उसी वक्त पीछे से दामाद यानी समर्थ के चिल्लाने की आवाज आती है। यानी 9:41 पर जो ट्विशा के मां पिता हैं, उन्हें अपने दामाद के चिल्लाने की खबर आती है। और 10:35 पर जब ट्विशा की भाभी राशि फोन करती हैं गिरीबाला सिंह को 10:35 पे, यानी 9:41 के बाद 54 मिनट बाद एफआईआर के मुताबिक, जो एफआईआर लिखाई है ट्विशा के पिता ने, उसके मुताबिक जब 10:35 पर राशि फोन करती है गिरीबाला को, तो गिरीबाला कहती है शी इज नो मोर। यानी 9:41 से लेकर 10:35 का वो वक्फा सीबीआई जानने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्या हुआ, जहां पर पीछे लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अगर वो गुस्से में गई तो गुस्से की वजह क्या थी, लड़ाई की वजह क्या थी जिसके चलते उसे फांसी में झूलना पड़ा, या इसके वजह से हत्या हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे सीबीआई इन 54 मिनट की गुत्थी इसी सीबीआई कार्यालय से जानने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तमाम
वो आरोप जो ट्विशा के घर वालों ने लगाए हैं, मसलन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसके आरोप लगाए हैं कि दहेज मांगा करते थी और शादी के दिन भी 2 लाख रुपए का जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था। इसके अलावा चूंकि डिजिटल एविडेंस पूरे मौजूद हैं और ये इस वक्त आपको मैं दिखाऊं, सीबीआई की जो टीम है यहाँ पर दिखाई दे रही है। भोपाल जिला कोर्ट में जैसे ही पेशी होगी समर्थ की और उनकी मां गिरिबाला की, वैसे ही वहां से रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बिजली कटौती से गुस्साए नमाजियों ने जेई को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर ट्रांसफार्मर सही करने के लिए लाइनमैन के साथ गांव पहुंचा था। नमाजियों ने जेई को घेर कर लात घूंसे और जमकर थप्पड़ मारे। नमाजी तब तक जेई को पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। पिटाई के बाद हमलावरों ने उनकी बाइक भी लूट ली। बाद में लाइनमैन की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जेई को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्यों या 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 हो गया भाई? क्यों या 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 तुम्हें नजर आ रहे हैं। क्यों या क्यों या क्यों या तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से 20 से 25 लोग जेई के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव में बुधवार रात में ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। बिजली गुल होने के कारण गांव वाले रात भर परेशान रहे, गर्मी से जूझ रहे थे। सुबह जब जेई प्रेम सिंह लाइनमैन के साथ गांव पहुंचे तो नमाजियों ने उन्हें घेर लिया। गांव वालों और जेई में बहस चल रही थी। तभी करीब 20 से 25 की संख्या में दूसरे लोग भी आ गए यहां पर और जेई के साथ बहस होते हुए उन्हें देखा गया, धक्का मुक्की करते हुए देखा गया। और इसी दौरान कुछ लोगों ने जेई को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। उनकी बाइक तक लूट ली। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। आखिरकार जेई बेहोश हो गए, जिसके बाद लाइनमैन ने इतला दी पुलिस को। उसके बाद एम्बुलेंस लाया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जो हम का कर्म सही करके सोगा और वहाँ चले सारी लाइन में दे तो जा लिया बिजली कर दे मुझे जैसा आपने छुट्टा ना कर लिया वाले तो रास्ते में ही रोक लिया लगा रात लाइट की नहीं थी 15 ना 100 का गर्म तो बर्तन नहीं गया पहले से तो 4-5 आदमी के हिसाब से मोटरसाइकिल की मेरी नहीं भई है कोस रखी है। अच्छा वही है मतलब लूट की हुई है मोटरसाइकिल चाबी भी कर ली थी उन्होंने तो फिर जैसे हिसाब का हो रहा है कि नमाज पढ़ के 5-7 20 आदमी वहाँ। ये पहला मौका नहीं था जब किसी बिजली कर्मचारी पर हमला हुआ हो। इससे पहले लोगों ने लखनऊ के जानकीपुरम में बिजली कर्मचारियों की बुरी तरह से पिटाई की थी। बिजली चोरी की शिकायत के बाद टीम जानकीपुरम पहुंची थी। तभी दबंगों ने जूनियर इंजीनियर पर हमला कर दिया। जेई अशोक कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। उससे कुत्ते से भी कटवाने की कोशिश की गई। दबंगों के झुंड ने बिजली विभाग की टीम पर हमला किया और इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही लगातार कि जो बिजली कर्मी है या फिर बिजली विभाग के अधिकारी उन पर हमले हो रहे हैं, तो प्रशासन किस तरह से लोगों की नाराजगी दूर कर रहा है और अपने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है? अमित, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और ये वजह है कि जो लाइन लॉस हो रहा है, बिजली चोरी की घटनाएं हो रही हैं, या यूं कहा जाए कि बिजली के तारों पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। उसकी वजह से लगातार गांव में, शहर में हर जगह बिजली संकट चल रहा है। और अगर लखनऊ की बात कर लिया जाए, जहाँ जेई के ऊपर बुरी तरीके से लोगों ने हमला कर दिया था, पालतू कुत्ते से कटवाने की कोशिश की गई थी, वहीं शामली के कैराना कोतवाली का मामला भी और ज़्यादा हैरान करने वाला है मामला है, जहाँ बिजली की
ट्रांसफार्मर में शिकायत की वजह से जेई अपने लाइनमैन के साथ मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद नमाजियों ने सुबह सुबह न सिर्फ जेई को बुरी तरीके से मारा पीटा, वो तब तक उनको मारते पीटते रहे जब तक जेई बुरी तरीके से बेहोश नहीं हो गए, घायल नहीं हो गए, जिसके बाद जेई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिजली कर्मी इस समय 24 घंटा काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे में जो आपातकालीन सेवाएं लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो प्रशासन इसको जाहिर सी बात है विशाल, अगर जो बिजली कर्मी है अगर उन्हें मारा पीटा जाएगा तो ऐसे में जब कोई लाइन फॉल्ट होगा तो उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा? तो इसलिए जरूरी भी है कि लोग थोड़े गुस्से को अपने काबू में करें और जब इस तरह के कोई अधिकारी आते हैं तो उनसे बात कीजिए और अपने जो तकलीफ है उसको दूर करवाइए, अपनी परेशानियों का हल करवाइए। बहुत शुक्रिया विशाल आपका। यूपी नेपाल बॉर्डर पर तेल का बड़ा खेल चल रहा है। नेपाल से सटे महाराजगंज में पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लंबी लाइन है। पेट्रोल लेने के लिए लोग नेपाल से यूपी आ रहे हैं। तेल के लिए लाइन में खड़े लोग ज्यादातर नेपाली हैं। यहाँ से सस्ता तेल खरीदते हैं और फिर नेपाल में इसे बेचते हैं। बता दें, नेपाल में पेट्रोल डीजल भारत की तुलना में काफी महंगा है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए है, जबकि नेपाल में 1 लीटर पेट्रोल 216 में मिल रहा है। तस्कर यहां से पेट्रोल डीजल लेते हैं और फिर वहां 135 से 150 रुपए में बेच देते हैं। पेट्रोल डीजल की हो रही तस्करी और कालाबाजारी की खबर मिलते ही प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए एक और जहां बॉर्डर इलाके में सख्ती बढ़ाई, वहीं गैलन में 5 लीटर और बड़ी गाड़ियों में 20 लीटर डीजल पेट्रोल देने के निर्देश दिए हैं। 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा वाले, और इनकी पूरी फोटो खिंचवाइए और आधार कार्ड हम सिपाहियों के द्वारा जांच कराएंगे। अगर इनके पास सही पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध मुकदमे का कार्रवाई की जाएगी। और नेपाल से सटी यूपी के जिलों में प्रशासन एक्शन मोड में है। पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड देखकर ही तेल दें, जिससे नेपाली तस्करों को पेट्रोल डीजल खरीदने में रोका जा सके। तो वहीं पर नेपाल से तेल लेने यूपी में आए लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। आपका कहाँ घर है आपका? नेपाल में। अच्छा, तो क्या नेपाल में तेल नहीं मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। कितना महंगा मिल रहा है? अरे यहाँ से करीबन 55-60 रुपये का नेपाली फर्क पड़ रहा है। इसलिए लोग इंडिया में भरवाने आए हैं। अच्छा, वहाँ तेल मिल जा रहा है आसानी से? हाँ, मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना तेल दे रहे हैं? 300 का तेल मिल जा रहा है। तो ऐसे कई नेपाली लोग भरवाते आते हैं? ये तो मालूम नहीं। अच्छा, हम लोग कभी कभी आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? कहाँ की जगह है नेपाल में? तो आप नेपाली नंबर गाड़ी यहाँ इंडिया में भरवाने आए हैं? नहीं, इधर ही काम था, हल्का दवा लेने आए थे तो भरवा लें। अच्छा, तो रेट का फर्क है? कितना फर्क है लगभग? तो यहाँ आसानी से तेल मिल जाता है भारत में? कितने का तेल मिलता है यहाँ पे? अच्छा, तो फर्क है, इसी नाते आप लोग यहाँ भरवा लिए आए हुए थे? नहीं, उधर भी भरवाते हैं। अगर आ जाए तो इधर काम था तो भरवा लें। टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पटना में चर्चित ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कल ठेकेदार रिशु को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ हुई और फिर विशेष निगरानी में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रिशुश्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के टेंडर अपनी कंपनी और अपने करीबी ठेकेदारों को दिलवाए। जांच में सामने आया है कि उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियर्स और सरकारी कर्मियों के साथ साठगांठ कर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड में करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1.25 किलो सोना, चांदी, हीरा, 2.5 लाख करोड़ रुपए नकद बरामद किया गया है। और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, और ताजा अपडेट क्या है? कुछ और खुलासे हुए हैं इस गिरफ्तारी के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो उसके मोबाइल मिले हैं रिशु श्री के जांच एजेंसियों को, उससे कई जानकारी मिली है और उससे ये पता चला है कि कई आईएएस अधिकारियों के साथ उनके जो संपर्क थे। और इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि किस तरह से कमीशन जो है वो 7% का फिक्स किया गया था और 7% कमीशन का बंटवारा किस तरह से होता था। और डिपार्टमेंटल एक्सपेंस के नाम से जो एक्सेल सीट मिली है उसके मोबाइल में, उसको भी खंगाला जा रहा है। और कई आईएएस अधिकारी जिनके साथ उनके रिश्ते थे, उनके नाम भी जांच एजेंसियों को पता चल गए हैं। किन आईएएस अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए कितने पैसे दिए गए,
ट्रांसफ़र के लिए कितने पैसे दिए गए, ये सारी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। तो फिलहाल अभी तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ऋषु श्री जिस तरह से सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसके संपर्क बन गए थे, उसका नतीजा ही था कि उसने टेंडर को मैनेज करके काफ़ी पैसे जुटाए। कई शेल कंपनियां उसने बना रखी थी और जिनके मार्फत से पैसा ऋषु तक पहुंचता था। तो उन सारी कंपनियों की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली है। इन सभी चीज़ों को अभी खंगाला जा रहा है। क्या इसमें जो आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए उनसे भी क्या आगे पूछताछ होगी? जी हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि उन आईएएस अधिकारियों से भी बात की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ये वो अधिकारी हैं जिन्हें कई विभागों की बड़ी जिम्मेदारी लंबे समय तक मिली थी। एक महिला आईएएस अधिकारी को 29 लाख देने की बात सामने आई है, एक दूसरे आईएएस अधिकारी हैं उनको 22 लाख रुपए की रकम दी गई है। तो ये सारी जाहिर सी बात है कि अब जब ऋषु ऋषि जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं तो इनके जो फोन से जो खुलासे होने शुरू हुए हैं, तो तमाम वो अधिकारी जो अब तक इनके साथ मिलकर ये करप्शन या गोरख धंधा चला रहे थे, अब उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां नेहरू नगर में एक रिटायर्ड एसीपी अशोक चौहान ने सरेआम फायरिंग की। जमीन विवाद के मामले में अशोक चौहान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड फायरिंग की। बाद में पुलिस ने पूर्व एसीपी को अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूरा विवाद नेहरू नगर बस स्टैंड के पास करीब 5 बीघा की एक कीमती जमीन को लेकर है। पूर्व एसीपी जमीन पर अपने कब्जा होने का दावा करते थे। अशोक चौहान ने कब्जे के बाद इस जमीन को किराए पर दिया हुआ था। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिना अनुमति बने इंस्टॉल्स को हटाने का नोटिस जारी किया। किराएदारों ने अशोक चौहान से डॉक्यूमेंट्स की मांग की। अब जब पूर्व एसीपी चौहान दस्तावेज नहीं दे पाए तो व्यापारियों ने किराया देना बंद कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव शुरू हो गया। किराएदारों से बहस के बाद गुस्से में आकर पूर्व एसीपी ने डराने के लिए पहले जमीन और फिर हवा में 3 राउंड फायर किए और इसके बाद उन्होंने सीधे शिकायतकर्ता और उनके साथियों पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि इस अंधाधुंध फायरिंग में गोली किसी को नहीं लगी, लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में भारी दहशत है। ये जो फायरिंग किया है वो रिटायर्ड एसीपी अशोक सिंह चौहान है। जो फायरिंग की वजह है, ये जो जगह है वो अशोक सिंह चौहान का कब्जा था और उन्होंने समझौती करार से हितेश भारवीडिया को दिया हुआ था और ये जो हितेश भाई थे उन्होंने वहाँ स्टॉल बनाए थे और स्टॉल रेंट पे देने थे। ये जो जगह थी वहाँ ये जो स्टॉल बनाए थे वो उसका कोई परमिशन नहीं लिया था, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको ये स्टॉल दूर करने के लिए नोटिस दिया था। दोनों पक्ष वहाँ इकट्ठे हुए थे और ये जो अशोक सिंह चौहान थे वो उनको बताते थे कि आप मेरी जगह खाली करके मुझे कब्जा दे दो। उस दौरान कहासुनी हुई और अशोक सिंह ने वहाँ 5 राउंड फायर किया। कैसे पकड़ा गया ये एसीपी, ये एक बार फिर से आपको बता दें। दरअसल जिस जमीन पर इसने स्टॉल लगाने के लिए किराएदारों को दी थी, किराएदारों ने कहा कि जरा आप जमीन के कागजात दिखाएं, लेकिन एसीपी को ये बात क्योंकि कभी खाकी रही है इनके बदन पर, तो इनको उस बात का रौब आज तक होगा, इसलिए इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। इन्होंने फटाफट रिवॉल्वर निकाली। पहले एक फायर उन्होंने जमीन की तरफ किया, फिर कुछ हवाई फायर कर दी। आखिरकार पुलिस का डंडा चला। एसीपी हुए पूर्व में तो क्या हुआ, कानून सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सिगरेट पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में बीजेपी के एक युवा नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना लखनऊ के जलवा क्लब के बाहर की है, जहां अयोध्या के भाजपा युवा मोर्चा जिला कमेटी के सदस्य शिवम सिंह लखनऊ में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पहुंचे थे। बाहर सिगरेट पीने को लेकर कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद शिवम के साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद शिवम के दोस्त वहां से भाग गए। एक दिन पहले अस्पताल में इलाज के दौरान शिवम की मौत हो गई। लखनऊ में विभूति खंड पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक शिवम सिंह की ईंट और पत्थर से पिटाई कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या हुई। उनके शरीर में कई हिस्सों में फ्रैक्चर हो गए थे। अज्ञात लोगों के साथ इनकी झड़प हुई और उस झड़प में शायद लोगों ने इनको टारगेट कर लिया। बाद में इनको किसी एक ऐसे संदिग्ध जगह पे पाके इनके ऊपर हमला किया और इनके ऊपर हमला ऐसे किया है कि जैसे ईंटे से इनके सिर पे वार किया गया हो और ऐसे वार किया गया कि 4-5 जगह
इनके साथ के लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। इनके जो तीनों लोग, अब आप ये बताइए कि जो 3 लोग साथ में हैं उनको कुछ ना हो और सिर्फ इनके सिर पे इतना वार किया गया होगी। जी बिल्कुल साजिश की उम्मीद है हमें पूरी। झील के पास LPS स्कूल के पास इनको वो लोग संदिग्ध हालत में अकेले पाकर उनको मार दिए। इनके साथ जो दोस्त थे वो फरार हो गए। आपसी रंजिश भी हो सकती है या फिर जो बहसबाजी हुई उसमें कुछ वो लोग भी हो सकते हैं, प्री प्लान मर्डर भी हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विभूति खंड में दिनांक 25/26 की रात में एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम सिंह है, उसके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसकी इलाज के दौरान दूसरे दिन कल मृत्यु हुई है। उसके भाई के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमने संदिग्धों की पहचान करके उनके साथ पूछताछ कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही वो शख्स है शिवम सिंह, जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे, जो अपने दोस्तों के साथ लखनऊ आए थे, एक क्लब के बाहर खड़े थे। इस दौरान बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनको इतना पीटा कि अस्पताल में कुछ दिन बिताने के बाद उनकी मौत हो गई। और अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव होता रहा। तभी एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। तो ये मामला मथुरा का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में भयंकर बवाल हुआ। आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। पुलिस वहां पर पहुंची, इस मामले को शांत कराने की कोशिश हुई। मामला आपसी रंजिश का है। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आखिरकार पुलिस की दखलंदाजी के बाद यह मामला शांत हो पाया। और खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां पर गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुएं में खाद डालकर तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से नागपुर के 20 गांवों में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। हालात ये है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रही है, लेकिन तेंदुए पिंजरे के अंदर भी नहीं जा रहे हैं। इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव वालों में थोड़ी राहत तो जरूर हुई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नागपुर की है, जहां पर एक तेंदुआ गिर गया था कुएं में। अब उसको निकालने के लिए ये जुगाड़ निकाला गया। एक खाट को नीचे उतारा गया, जिस खाट में फिर ये तेंदुआ चढ़ा और उसके बाद फिर इस तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। और पिछले कुछ दिनों से इलाके में बताया जा रहा है कि तेंदुए का खौफ है। पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन तेंदुए इतने शातिर हैं कि वो पिंजरों के अंदर फंस नहीं रहे।